हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो इन द प्रीवियस क्लास अगर हम लोग बात करें तो हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया इट इज़ अबाउट द फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट, ठीक है ना। और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, काफ़ी हद तक हमने सीख लिया है कि जो प्लांट का जो मेन इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है दैट बिकम द प्लांट ऑटोट्रॉप्स, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। तो वो कहाँ परफॉर्म हो रहा था, किस तरीके से परफॉर्म हो रहा था, हमने देख लिया था, ठीक है। तो एक चीज रिमार्केबल थी उस चैप्टर में ये थी कि चलो ठीक है, हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस हुआ एंड द प्लांट विल मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। प्लांट ने अपना खुद का फूड सिंथेसिस कर लिया वहां पर। अब जो एनर्जी वहां पे बनी है उसने उसको क्या करा होगा, ऑब्वियसली हमने देखा था इन द C3 साइकिल। C3 साइकिल में क्या था, हमारा एक केमिकल कंपाउंड बन रहा था दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोज, ठीक है, हमने ग्लूकोज बनाया। अब प्लांट क्या करता है कि जितना उसको यूज करना होता है, प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज को फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करता था सुक्रोज में, ठीक है, वो उसको सुक्रोज में कन्वर्ट करेगा एंड सुक्रोज में कन्वर्ट करने के बाद हमने जो ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, आपको याद होगा कि लीफ से जो सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज की 2 यूनिट्स मिलकर आपकी सुक्रोज बनाती हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि सुक्रोज के अंदर वी हैव द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 2 ग्लूकोज की यूनिट्स मिलके क्या कर रही हैं, आपका सुक्रोज फॉर्म कर लेती हैं। अब ये जो सुक्रोज मेरा बनता है ये क्या होता है, फ्लोएम के थ्रू वहां से ट्रांसलोकेट कराया जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन, हम लोगों ने डिस्कस किया था। ट्रांसलोकेशन के बाद अब पहला क्वेश्चन तो यह रह जाता है कि व्हाई द ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू सुक्रोज एंड ट्रांसलोकेटेड, लीफ से उसको ट्रांसलोकेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए इसका आंसर यह है कि हम सबको पता है जो फोटोसिंथेसिस है वो कहां पे हो रहा है, लीफ के अंदर हो रहा है, ठीक है, लीफ में हो रहा है फोटोसिंथेसिस। अब वहां पे तो चलो बन गया ग्लूकोज, तो एनर्जी मिल जाएंगी सेल्स को, जो भी वहां पर रेस्ट ऑफ द सेल्स है उनको एनर्जी मिल गई, लेकिन बाकी के पार्ट्स का क्या, रूट्स हैं, स्टेम है, यंग डेवलपिंग शूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं प्लांट्स के। और इन सब को क्या चाहिए, दे नीड द एनर्जी, क्योंकि इनको अगर मेटाबॉलिज्म अगर परफॉर्म करना है, मेटाबॉलिज्म मीन्स इफ दे वांट टू परफॉर्म एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो दे नीड व्हाट, एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म से आती है हमारे पास, वो हमारे पास आती है ग्लूकोज से। अगर आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते तो हमें ग्लूकोज से एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज को मुझे ट्रांसलोकेट करके पहुंचा दिया। अब जिस भी पार्ट में ग्लूकोज ट्रांसलोकेट होके गया है, से फॉर एग्जांपल कि ये जो ग्लूकोज था सुक्रोज से ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये पहुंचा कहां पे, रूट्स में, ठीक है। अब रूट्स क्या करती हैं, द रूट्स क्या करेंगी, इस सुक्रोज से दे विल कन्वर्ट, जो सुक्रोज है, ठीक है, इस सुक्रोज के 2 फेज हमने देखे थे कि दैट सुक्रोज विल गो फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन पहला काम होता है। एंड सेकंड वर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकंड काम क्या होता है कि अगर सुक्रोज एक्सेस में है तो एक्सेस सुक्रोज जो होगा, एक्सेस सुक्रोज उसको स्टोर कर दिया जाता है इन स्टार्च फॉर्म, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोज आपका बना है लीफ में, जिन भी प्लांट में, जो भी प्लांट के पार्ट आपके फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, उन प्लांट्स में क्या होगा, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जैसे हमने रूट्स मान लिया है, स्टेम में भी जाएगा, हर जगह जाएगा। उसका 2 फेज है कि पहला वो एटीपी का प्रोडक्शन करे, दूसरा वो एक्सेस अगर बच जाता है तो उसको स्टोर कर दे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इस फॉर्म में उसको स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे क्या होता है कि जो हम देखें ना, अगर यहां पे जो रेस्पिरेशन जो मेरा चैप्टर है, ठीक है ना, एक्चुअली में हमारी जो बॉडी है, जैसे आपने एक लिविंग प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लिविंग की प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड energy in the form of
ATP। ये ध्यान रखना है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने एक चैप्टर किया था द लिविंग वर्ल्ड, है ना, तो उसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक खास बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने आप को जिंदा रखने के लिए, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कराने के लिए सबको एनर्जी चाहिए, बट वो एनर्जी किसी और फॉर्म में नहीं। हमें वो अर्थ पे बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, ठीक है ना, हमें बाकी किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है ना, क्योंकि हम जो भी एनर्जी ले रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो एनर्जी के लिए ले रहे हैं। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी गेट द एनर्जी। इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को गेट करते हैं। और रेस्पिरेशन क्या करता है, रेस्पिरेशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि रेस्पिरेशन है क्या, जो मेरा चैप्टर है बेसिकली रेस्पिरेशन, वो क्या है, इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कि द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन and form and produce ATP, ठीक है। अगर आप ATP को फॉर्म कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका क्या कहलाता है, सिंपली इट कॉल्ड द रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया कि रेस्पिरेशन इज नथिंग, कि जो भी ग्लूकोज बनाया, जैसे होता क्या है, अगर हम देखें, चलो प्लांट तो है हमारे क्या, ऑटोट्रॉफ्स, एंड लाइट रिएक्शन के समय पे अगर हम बात करें कि लाइट रिएक्शन के समय पे एटीपी बन चुका था, NADPH बन चुका था। अब एक क्वेश्चन दिमाग में और आता है जो बच्चे पूछ लेते हैं जनरली कि सर जब प्लांट ने एटीपी और NADPH बना लिया था, एंड हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एटीपी चाहिए होता है, NADPH भी नहीं चाहिए होता, ठीक है ना, डायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट होता है एटीपी का होता है। तो अगर प्लांट एटीपी को सिंथेसाइज कर सकता है लाइट रिएक्शन के दौरान, तो व्हाई डज द प्लांट गो फॉर द डार्क रिएक्शन। जो प्लांट है वो डार्क रिएक्शन करने के लिए क्यों जाता है, फिर ना जाए। इजंट द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जब प्लांट एटीपी बना रहा है लाइट रिएक्शन के समय पे, तो व्हाई द प्लांट गो फॉर द डार्क रिएक्शन प्रोसेस, वो डार्क रिएक्शन प्रोसेस में क्या करने जा रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि देखिए लाइट रिएक्शन कब होता है, सिर्फ और सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में। अगर लाइट है तो आपका लाइट रिएक्शन होगा, एटीपी बन जाएगा, नो इश्यू। लेकिन अगर लाइट नहीं है, देन क्या प्लांट को रात के समय पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती होगी। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द लाइट फेजेस। दिन आने में बहुत समय होता है, 8 से 12 घंटे का समय लग जाता है, गर्मी में कम समय होता है, सर्दी में ज्यादा समय लगता है। तो क्या उस समय पे प्लांट कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं करता होगा, करता है। हर समय हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, एंड ईच एंड एवरी टाइम वी नीड द एटीपी। तो प्लांट ने एटीपी भले बनाया, लेकिन वो ग्लूकोज इसीलिए बना रहा है, वो उसको फिक्स इसीलिए कर रहा है ताकि जिस समय पे एडवर्स कंडीशन आ रही है, कभी बरसात हुई, बादल आ गए हैं, तो लाइट वैसे नहीं आता फिर तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, द प्लांट हैज टू बी द बैकअप प्लान। जो ये ग्लूकोज बनाता है ना, ये प्लांट हमारे लिए नहीं बना रहा है, वो बना तो अपने लिए ही रहा है, अपने बैकअप के लिए बना रहा है, ताकि इनके जब एडवर्स कंडीशन आए तो वो उसको यूज कर सके, ठीक है। बट इसी की वजह से दैट सिंपल फिनोमिना, बैकअप ये अपने लिए भले कर रहा, बट इसी की वजह से क्या होता है, पूरी अर्थ पे लाइफ प्रेजेंट है, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, क्या कर रहे हैं, वो प्लांट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली इन द सेंस, आपको फ्रूट चाहिए, प्लांट, सीड चाहिए, प्लांट्स, ग्रेन्स चाहिए, प्लांट, सीरियल चाहिए, प्लांट्स, ठीक है। आपको अगर कोई एनिमल प्रोडक्ट चाहिए, एग चाहिए, मीट चाहिए, मिल्क चाहिए, तो ये भी जो एनिमल्स है ना, ये भी प्लांट पे डिपेंड करते हैं। अगर प्लांट से इनको रिसोर्स मिलता है तो ही तो मिल्क प्रोडक्शन होता है। जैसे गाय है, मिल्क माँ से मिल रहा है मुझे, ठीक है, बफलो से मिल रहा है, तो वो पहले जब ग्रासेस खाएंगी तभी तो मिल्क बनेगा, तो वो प्लांट पे डिपेंड हो गया।
तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे एनिमल्स हैं, हम लोग जितने भी हैं, वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट फॉर द आवर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए हम प्लांट पे ही डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि प्लांट ही ऐसे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। और यही ग्लूकोज क्या करता है, जब आपका इसका हम ब्रेक डाउन करते हैं, एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आप ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हो इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, तो वो क्या बनाता है, आपका एटीपी बनाता है। और हमें चाहिए क्या, एटीपी तो चाहिए। तो जो पूरा प्रोसेस है ना इसका ब्रेकडाउन का ग्लूकोज से एटीपी बनाने को, कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन प्रोसेस। इसको हम लोग कंप्लीट रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ इतना सा पॉइंट? तो अभी हमारा सिर्फ जो हमारा एम है ना, दैट एम इज अ बेसिक रेस्पिरेशन की होता क्या है। तो मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बस समझा रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग कुछ पॉइंट अगर नोट करना चाहते हैं तो यू कैन नोट डाउन। मेन जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। अभी देखिए एनसीईआरटी ने क्या करा है, आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पुट अप करे हुए हैं। आई विल शो यू इन द एनसीईआरटी। देखिए दैट क्वेश्चन इज, अगर आप बिगिनिंग से देखें अगर चैप्टर को, तो उन्होंने फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाई इज ब्रीदिंग इज एसेंशियल टू लाइफ। पहला क्वेश्चन, अगर हम बात करें कि जो ब्रीदिंग है वो एसेंशियल क्यों है लाइफ के लिए। जैसे अगर हम बोले, अगर हम अपने नाक और मुंह बंद कर लें तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, डेड। ठीक है, अगर कोई, जैसे आपने देखा होगा इन सम केस मर्डर वगैरह जब होता है तो क्या कहते हैं, पिलो लेते हैं, मुंह को दबा देते हैं, सांस आता नहीं है और पर्सन की डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? तो क्वेश्चन यहां से अराइज हुआ कि व्हाई द ब्रीदिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। ब्रीदिंग इतना जरूरी क्यों है? देखिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं, इस प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस पे, जहां पे हो क्या रहा है, फूड का ब्रेकडाउन कर रहे हैं हम लोग और एटीपी बना रहे हैं। किसकी प्रेजेंस और एब्सेंस में। अब देखो क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हैं, प्रेजेंस, O2 की प्रेजेंस में जब फूड का ब्रेकडाउन करते हैं तो इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चे, कि जब भी क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हम उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज ATP will produce, large number of ATP will produce, ऑलमोस्ट अबाउट अगर हम लोग बात करें तो 36 से लेके 38 ATP बनते हैं फ्रॉम वन सिंगल ग्लूकोज से। ठीक है, अगर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आप रेस्पिरेशन में लेके जाते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो आपका 36 से 38 ATP बनते हैं। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए जाता है तो यहां पे क्या बनता है, ओनली 2 ATP विल प्रोड्यूस। ठीक है बच्चे, समझ में आया? ऑक्सीजन का कितना लेना देना है, ऑक्सीजन जो है आपका किसके लिए जरूरी है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि यहां से क्या होता है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से इतने एटीपी बन रहे हैं। वेयरएज अगर एब्सेंस में अगर आप करते हैं ब्रेकडाउन इसका ग्लूकोज का, तो सिर्फ 2 एटीपी बन रहे हैं। अब देखिए, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी मल्टी सेलुलर है, एक ह्यूज बॉडी लाइक अस, वी आर मेडिंग ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, 10 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, अनकाउंटेबल। तो उतनी सेल्स अगर मेरी बॉडी में है, प्लांट में भी बहुत सारी सेल्स हैं, तो जो भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसका मतलब क्या कि उसको अपनी पूरी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, संभालने के लिए, सर्वाइव रखने के लिए उसको एनर्जी की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन इज अ मॉलिक्यूल विच प्रोड्यूस द 36 to 38 ATPs। अगर साइज अगर हो छोटा, बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक, एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है या 2 सेल से मिलकर बना हुआ है, तो उस समय पे क्या होता है, 2 ATP से भी काम चल जाता है, नॉट इश्यू। तो मतलब है कि अगर मुझे क्या करना है, अपने आप को सर्वाइव अगर रखना, तो मुझे एनर्जी ज्यादा चाहिए। और एनर्जी ज्यादा कब बनती है, जब ऑक्सीजन मिलता है।
जब इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी बनेगा जो मेरी बॉडी को जिंदा रखने में मदद करेगा। सिंपल, इतना पॉइंट क्लियर है। तो जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल आउट ऑफ CO2। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब तो ये हुआ, ब्रीदिंग का मतलब होता है द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल आउट ऑफ CO2 इज कॉल्ड द ब्रीदिंग। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, एंड दैट ऑक्सीजन विल बाइंड विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी, और ये एटीपी मुझे जिंदा रखता है। अब जिस समय पे आप ब्रीथ नहीं करते हो तो हमारी बॉडी क्या करती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, ठीक है ना। बॉडी क्या करेगी? एनारोबिक, और वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बनाएगा। कुछ समय के लिए तो ठीक है, बट आफ्टर टाइम ड्यूरेशन पर्सन की डेथ, कोई भी हो, ठीक है। कुछ समय तक तो चल जाएगा काम, बट आफ्टर सम टाइम उसकी डेथ कंफर्म्ड है। तो मतलब ये हुआ कि जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग इज अ वेरी वेरी एसेंशियल, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए मुझे इस पूरी प्रोसेस के लिए। मेक योर सेल्फ योर नोट्स, जो भी पॉइंट आपको सही लग रहे हैं आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सब चीजें अभी गिवन नहीं है, ये बात के टॉपिक्स हैं तो हम बाद में इसके डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को नोट करना है तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाई ब्रीदिंग इज नेसेसरी। अब दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है आप लोगों से, दैट इज व्हाट हैपेंड व्हेन वी ब्रीथ, कि क्या होता है जब हम ब्रीथ करते हैं। तो मैं बता ही चुका हूं कि ऑलमोस्ट जब हम ब्रीथ करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ऑक्सीजन जब अंदर जाएगा तो क्या होगा? ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा, एंड ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन आके कंबाइन करेगा तो ये आपका क्या करता है? यहां से CO2 प्रोड्यूस करता है, प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है, प्लस एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब यह हुआ कि जब ऑक्सीजन मेरी बॉडी के अंदर जा रहा है, ब्रीदिंग जब हो रही है, तो वो ग्लूकोज से रिएक्ट करने के बाद CO2 बना रहा है, और यही CO2 हम लोग क्या करते हैं? बॉडी से एक्सहेल आउट करते हैं, ये यहां से बाहर निकल जाता है। और H2 जो होता है ये तो बॉडी इसको यूटिलाइज कर लेती है, सिंपली इट इज यूटिलाइज। और जो एटीपी मेरा बना है, एटीपी को तो हमें यूज करना ही करना है, ठीक है। तो ये एटीपी मेरा बन जाएगा, यहाँ पे CO2 को मैंने एक्सहेल आउट कर दिया। तो ब्रीदिंग इसलिए जरूरी है ताकि ग्लूकोज का एरोबिक ब्रेकडाउन किया जा सके। गॉट इट? योर आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट इज डू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीथ, कि क्या जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे हम प्लांट की बात कर रहे हैं, चाहे एनिमल्स की बात कर रहे हैं, चाहे माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, क्या वो ब्रीथ करते हैं? इज ब्रीदिंग इज देयर। ब्रीदिंग का मतलब ऑक्सीजन का इनटेक, CO2 का रिलीज करना, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जैसे हमने यहां पे देखा कि ऑक्सीजन सिर्फ वही ले रहा है जो एरोबिक है, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उनको नहीं है जो एनारोबिक्स हैं, और मैक्सिमम जो एनारोबिक्स होते हैं दे आर द माइक्रोब्स, ये हमारे माइक्रोब्स होते हैं। जैसे अगर आप लोग को पता होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जब अर्थ स्टार्टिंग में बना था तो उस समय पे क्या था? एटमॉस्फेरिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी जहां पे आपके एरोबिक डेवलप कर सके। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था ही नहीं। Did you get that? कि ऑक्सीजन था ही नहीं। अब जब ऑक्सीजन स्टार्टिंग में था ही नहीं तो कौन से ऑर्गेनिज्म पहले बने होंगे? कौन आया होगा रहने के लिए? These are the anaerobic microbes। और धीरे धीरे इन एनारोबिक माइक्रोब से ही फिर डेवलप हुए एरोबिक माइक्रोब्स, और एरोबिक से डेवलप हुए फिर आपके एरोबिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बच्चों। तो ब्रीदिंग जो है आपका, जो ब्रीदिंग कॉन्सेप्ट है वो कहां पर आता है? आपका एरोबिक वन के लिए अप्रोप्रिएटली बैठता है, कि सारे के सारे तो नहीं, मैक्सिमम माइक्रोब्स आर एरोबिक वन होते हैं, बट जो आपके प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं जो अर्थ पे उस समय रहने के लिए आए जिस समय ऑक्सीजन था ही नहीं, तो वो बैक्टीरिया थे आपके एनारोबिक वन, वो माइक्रोब्स थे एनारोबिक वन। ऐसा नहीं कि मेरी बॉडी नहीं करती, मेरी बॉडी भी कंडीशनली क्या करती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा
कि whenever we are doing some vigorous exercise, जो हमारे मसल्स होते हैं फैटीग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड बन जाता है, एंड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड मसल फैटिक हो जाते हैं और आपका हाथ पेन करने लगता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो रनिंग के समय पे क्या होता है कि हमारे को इतनी ऑक्सीजन नहीं जा पाती अंदर जितना आपका एनर्जी चाहिए, तो बॉडी क्या करता है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करने की बजाय क्या करता है, एनारोबिक कॉज करता है। और जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एनारोबिकली होता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ दिस, तो इसकी जगह पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड या इथेनॉल बन जाता है। इथेनॉल बनता है माइक्रोब्स की बॉडी में और लैक्टिक एसिड बनता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसलिए जो है ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग कर तो रहे हैं बट सारे माइक्रोब्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ इतना पोर्शन? ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो चलो ठीक है, आपने क्या करा, बाय एरोबिक रेस्पिरेशन किया या आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन किया, वट एवर द फेज यू आर यूजिंग, वट एवर द प्रोसेस यू आर यूजिंग, कुछ भी आप लोग यूज कर रहे हैं, एरोबिक या एनारोबिक, ठीक है, कोई से भी प्रोसेस आपने यूज अगर किया है, तो आफ्टर दिस प्रोसेस क्या होता है, व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस प्रोसेस? इसका जो एनर्जी हमने देखा ना, जो एटीपी यहाँ पे जो बन रही है, दैट एटीपी, इसका क्या होता है, बॉडी क्या कर रही है इसका? तो एनसीईआरटी ने इसका आंसर आप लोगों को दिया है, दैट आंसर इज कि जो भी एनर्जी आपको चाहिए होती है, जो मिली है मुझे, वो किस लिए चाहिए होती है, टू कैरी आउट द डेली एक्टिविटीज, कि जो भी मेरी डेली एक्टिविटीज हैं, ठीक है ना, डेली एक्टिविटीज, चाहे एब्जॉर्प्शन करना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, मूवमेंट करना हो, रिप्रोडक्शन करना हो, और इवन ब्रीदिंग, सबका सब क्या है, ऑल द थिंग्स। ठीक है ना, जैसे मैं अपने आपको सर्वाइव रखने के लिए, ऑब्वियसली आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है तो आपने देखा था कि मैक्सिमम तो क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, बट देयर इज ऑल्सो द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्लांट में ही सुक्रोज को लीफ से रूट तक पहुंचाना है अगर मुझे, तो दो जगह पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता था, एक लीफ में मेसोफिल सेल से कंपेनियन सेल में आने के लिए और सीव ट्यूब से रूट सेल्स में जाने के लिए आपको एक्टिवली लोड करना या अनलोड करना पड़ता था प्रोसेस को। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वी नीड एनर्जी, रिप्रोडक्शन करना है एनर्जी, इवन ब्रीदिंग करने के लिए जो डायफ्राम है ना, आप लोगों को पता होगा कि जो डायफ्राम है वो नीचे ऊपर होता है, एंड जो लंग्स होते हैं फिर एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो डायफ्राम के मूवमेंट के लिए भी क्या चाहिए मुझे, एटीपी चाहिए होगा, तभी तो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो लंग्स मेरे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं वो भी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एटीपी चाहिए वहां पर, भी पढ़ेंगे इसको चैप्टर में कि एटीपी कैसे चाहिए होता है। तो मतलब ये हुआ कि और एक्सक्रीशन प्रोसेस हो रहा हो, रेस्पिरेशन हो रहा हो या सर्कुलेशन हो रहा हो, ब्लड हार्ट पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड, एटीपी चाहिए उसे वहां पे। तो मतलब ये हुआ कि लाइफ की जितनी भी वाइटल प्रोसेसेस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उन सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम वेयर? ये एनर्जी आ कहां से रही है? दैट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, ये एनर्जी कहां से आ रही है? रेस्पिरेशन प्रोसेस से हमारे पास आ रही है। दैट रेस्पिरेशन प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कि दैट रेस्पिरेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन की वजह से ही आ पा रही है हमारे पास एनर्जी। ठीक है, गॉट इट? अब बात ये आती है कि उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि रेस्पिरेशन, चलो ठीक है, यहां पे आया। अब जैसे हम लोग हैं, हर्बीवोर्स हैं, आपने फूड लिया, हम सबको पता है कि मुझे अगर जिंदा रहना है तो हम लोग क्या करते हैं, फूड लेते हैं, और फूड खाने के बाद ही हमारे पास क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अब अगर हमारे पास एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो दैट एनर्जी, मतलब जो भी आप फूड खा रहे हैं, तो उस फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। उस फूड में आप पाएंगे क्या, आपने प्रोटीन्स खाया, आपने फैट खाया, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, आपने विटामिन्स लिए हैं, मिनरल्स लिए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें ली हैं। तो चीफली अगर हम लोग देखें तो आपका जो एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है, ये बचपन से सिखाते हैं, ठीक, द एनर्जी गिविंग सब्सटेंस इज द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड द प्रोटीन्स। ये आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो आपने जो तीन चीजें खाई हैं, क्या ये इक्वल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? Case the energy giving substance such as carbohydrate, fat and the proteins gives you the equal amount of energy. This is the question asking in the NCERT on the second paragraph.
इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ इज दिस एनर्जी इज यूटिलाइज, डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? क्या जो भी हम खा रहे हैं वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही हमें दे रहा है? नो। ऐसा इसलिए होता है, ग्लूकोज का जैसे आप एनर्जी जो बनती है ना, उसको ध्यान रखना है आपने कि ऑल द एनर्जी जो भी आपने फूड कंज्यूम किया है, वट एवर फूड यू आर टेकिंग, एनर्जी गिविंग सब्सटेंस यू आर टेकिंग, वो एनर्जी रिलीज करता कैसे है, पहले तो ये समझ लेते हैं। आपने लिया है कोई भी फूड, अब होता क्या है, इस फूड का होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चे, इस फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6, मैंने ये लिया, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जब बाइंड अप होता है तो क्या बनता है यहाँ पे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर, सिंपल मतलब क्या हो कि यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपके पास सिंपली वी गेट व्हाट, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीजन कंबाइन हुआ एंड उसने ऑक्सीडाइज कर दिया फूड को, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज रिलीज डाउन, ये एनर्जी यहाँ से रिलीज हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो भी फूड ऑक्सीडाइजेबल है, जिसके पास ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है, उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा सिंपली। अब फैट की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस ये मान लिया, सेकंड केस है मेरे पास फैट। ठीक है, तो फैट एंड प्रोटीन्स की अगर हम लोग बात करते हैं, फैट एंड प्रोटीन्स, तो दे हैव लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टू बी ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि सिंपल सा है कि जिसमें ज्यादा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो सकता है वो आपको ज्यादा एनर्जी देगा, और जिसमें आपका ऑक्सीडेशन का फिनोमेना हो रहा है कम, वो आपको कम एनर्जी देगा। तो जो भी आपके फूड हैं, ठीक है ना, दे डू नॉट गिव द इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे अगर हम एनर्जी की टर्म में बात करते हैं, तो एनर्जी जो सबसे ज्यादा आता है, इट कमिंग फ्रॉम द फैट, क्योंकि इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो काफी अलग अलग होता है। ठीक है, इन सम केसेस से देखा गया है ऑर्गेनिक एसिड्स, ये माइक्रोब्स वगैरह में ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स यहां से भी एनर्जी बनती है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो लीस्ट एनर्जी बन के आता है वो होता है ऑर्गेनिक एसिड से, एंड जो हाईएस्ट एनर्जी बन के आता है वो मेरा फैट से, और जो मॉडरेट और इजीली जो ऑक्सीडाइजेबल है वो क्या है, मेरा ग्लूकोज है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें, अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो भी मेरा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट एंड द फैट है, ये इजीली क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजेबल है, एज कंपेरिजन टू द फैट एंड द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज इजीली ऑक्सीडाइजेबल, ये ध्यान रखना है। बट अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं चारों की, तो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट क्या है आपके, इजीली ऑक्सीडाइजेबल हैं, ये आराम से ऑक्सीडाइजेबल। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लो जैसे बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी है, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हंगर स्ट्राइक पे, आपने सुना होगा कि ये मंत्री जो था वो हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, भूख हड़ताल पे है, अब वो खाना नहीं खाएगा, 20 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। जो साधु महात्मा होते हैं वो भी कई कई दिनों तक बैठे रहते हैं, साधना में बैठे रहते हैं। तो जब जिस समय पे ग्लूकोज नहीं ले रहे, तो बॉडी क्या कर रही है फिर, अगर वो सिर्फ एक ही फूड पे डिपेंड करेगा यहाँ पे फॉर द कार्बोहाइड्रेट, तो उस समय पे क्या हो रहा होगा बॉडी के अंदर, आप तो कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे हैं, आप तो हंगर स्ट्राइक पर हैं, आप सिर्फ वाटर कंज्यूम कर रहे हैं। इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि प्लांट, हमारी बॉडी क्या करती है, जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है, उसने उसको डाइजेस्ट किया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, आपने एब्जॉर्ब कराया बॉडी के थ्रू, जितना यूटिलाइज होना था वो आपकी बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया। द एक्सेस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ना, कि जो भी एक्सेस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, ड्यूरिंग द हंगर स्ट्राइक पहले ग्लाइकोजन को यूज करेगा, अब बॉडी में ग्लाइकोजन भी खत्म।
फिर वो जाता है कि बॉडी में जितना फैट है उसको ऑक्सीडाइज करना शुरू करता है, अब वो उसका ऑक्सीडेशन शुरू करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर वेट लॉस अगर करना चाहते हैं तो जो आपकी प्राइमरी प्रेफरेंस होती है, वो जो भी आपका डाइटिशियन होता है, न्यूट्रिशनिस्ट होता है, वो क्या कहते हैं कि आप अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट कट कर दीजिए। इसका मतलब होता है कि डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, आपको वाइट कार्ब नहीं लेना है, दाल रोटी ये सब बिल्कुल नहीं खाना है। तो उस समय बॉडी क्या करती है, द बॉडी विल यूटिलाइज व्हाट, इट यूटिलाइज द फैट, वो फैट का ऑक्सीडेशन शुरू कर देता है। तो सेकेंडरी प्रेफरेंस होता है फैट का। अब धीरे धीरे फैट भी हो गया खत्म, ठीक है, मैक्सिमम जो फैट डिपॉजिट होता है बॉडी में भी हो गया खत्म। उसके बाद बॉडी क्या करता है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन शुरू करता है, ऑर्गेनिक एसिड जो होता है उसको ब्रेकडाउन करता है, लाइक न्यूक्लिक एसिड बॉडी के अंदर है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन सबका ब्रेकडाउन शुरू कर देगा। एंड फाइनली क्या होता है कि अगर उसके बाद भी अगर पर्सन ने कुछ नहीं लिया है तो उस पर्सन की क्या हो जाएगी, फिर डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनली द पर्सन विल डेथ कंफर्म। तो मतलब ये हुआ कि बॉडी अलग अलग सोर्स ले रही है, किसके लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, सिंपल ध्यान रखना है। तो अलग अलग सोर्स हैं, आप ले सकते हैं, बट सबका जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया इतना ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाकी इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, लाइक अगर हम बात करते हैं कि जो एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट और लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है, तो अर्थ पे जो लाइफ प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना, जो लाइफ प्रोसेस चल रहा है इस अर्थ के ऊपर, दैट प्रोसेस इज वेरी वेरी एसेंशियल प्रोसेस टू सस्टेन द लाइफ ऑन द अर्थ। क्यों, क्योंकि यही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अर्थ पे सिर्फ 2 ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एंड दैट ऑर्गेनिजम्स आर, एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन विच ऑर्गेनिज्म डेवलप फर्स्ट which go for the photosynthesis and evolve oxygen। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ इवोल्यूशन में क्या था कि ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीजन इवॉल्व करने की जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ी है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वो प्रोसेस कौन करता है, तो ये ध्यान रखना है कि साइनोबैक्टीरिया। इसको हम लोग कहते हैं BGA, ठीक है। तो जो BGA होते हैं साइनोबैक्टीरिया, दे विल द फर्स्ट ऑक्सीजन इवॉल्वर, फर्स्ट O2 रिलीज, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हुए, साइनोबैक्टीरिया के बाद फिर प्लांट्स बने, एल्गीज आए, ब्रायोफाइटन्स आए, टेडोफाइटन्स आए, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इनके पास हमने देखा था कि दे हैव द क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड ये क्लोरोप्लास्ट की मदद से क्या करते हैं, आपका ग्लूकोज बना देते हैं। तो फाइनली क्या बनता है, ग्लूकोज, ठीक है। एंड दैट ग्लूकोज विल यूटिलाइज बाय द हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जितने भी आपके हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे फिर क्या करते हैं, इसका यूटिलाइज करते हैं, एंड कैसे, बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन करना है, एंड आफ्टर द ऑक्सीडेशन वी विल अकम्प्लिश द प्रोसेस। तो आज के लिए इतना काफी है।